हेलो गाइस, ये है भूगोल का चैप्टर नंबर 4, जल संसाधन। सबसे पहले बात कर लेते हैं जल संसाधन। जल संसाधन कहते किसे कि धरातल के ऊपर और भूगर्भ के नीचे पाए जाने वाले सभी जल भंडारों को जल संसाधन कहते हैं। चाहे धरातल के ऊपर हो पाए जाते हों, चाहे नीचे पाए जाते हों। जैसे ऊपर समुद्र हो गए, तालाब हो गए, और नीचे जैसे कुएं हो गए, मोटरें हो गई। ये अब जल संसाधन। उसके बाद आता है जल। जल पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है? तो जल पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पाया जाता है, लेकिन 71% में से लगभग 3% ही पीने योग्य है। बाकी 71% जल में से 3% पीने योग्य है। अब जल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लवणीय, नंबर 2 अलवणीय। तो लवणीय जल वह जल जिसमें लवण नमक की मात्रा अधिक होती है। वह जल या ऐसा जल जिसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक होती है, ये पृथ्वी पर 97% है, उसे लवणीय जल कहते हैं। अलवणीय जल। अलवणीय जल की हम बात करें तो वह जल या ऐसा जल जिसमें नमक या लवण की मात्रा ना हो, अर्थात मीठे जल को अलवणीय जल कहते हैं, जिसको हम पीते हैं। यह सिर्फ 3% ही है। पीने योग्य जो जल है पृथ्वी के ऊपर, वो 3% है। बाकी पीने योग्य है लवणीय जल। अगला पॉइंट आता है भारत के जल संसाधन। भारत विश्व के कुल धरातल क्षेत्र का लगभग 2.45% भाग है, तथा भारत में विश्व के जल संसाधनों का 4% भाग मिलता है, और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 16% भाग रहता है। अब यह क्वेश्चन बनता है कि भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 4%। और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या निवास करती है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि विश्व की कुल जनसंख्या में से भारत में कितना प्रतिशत निवास करती है जनसंख्या? तो 16% भाग निवास करता है। उसके बाद धरातलीय जल। धरातल पर स्थित विभिन्न जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, नहरों, तालाबों आदि से प्राप्त जल को धरातलीय जल कहते हैं। वह जल जो नदियों, झीलों, नहरों और तालाबों आदि स्रोतों से प्राप्त होता है, उसे धरातलीय जल कहते हैं। नंबर 1, भारत में सभी नदी बोसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किमी है, तथा इसमें से 32% भाग ही उपयोग में लिया जाता है। नंबर 2, धरातलीय जल का जो भाग है, भारत में नदियों की संख्या 10,360 है, जिनमें प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक। इन तीनों नदियों में धरातल जल संसाधनों का लगभग 60% भाग मिलता है। अब यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में नदियों की कुल संख्या कितनी है? तो 10,360 है। एक, उन 3 नदियों के नाम लिखिए जिनमें धरातलीय जल संसाधनों का लगभग 60% भाग मिलता है। तो 3 नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक। अब बात आती है लेंगुन और पश्च जल। भारत में समुद्र तट रेखा बहुत विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ी है, जिसके कारण वहाँ बहुत सी लेंगुन और झीलें बनाई गई हैं जिनका जल खारा होता है तथा इनमें नमक बनाया जाता है। लेंगुन भारत में समुद्री तट के किनारे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसके बाद उसमें से नमक बनाया जाता है। उसे लेंगुन या उस प्रक्रिया को लेंगुन के नाम से जाना जाता है। राज्य सबसे बड़े जल धरातलीय संसाधन केरल। अब राज्यों की भारत में हम बात करें तो सबसे जो ज़्यादा अधिक धरातलीय जल संसाधन है वो नंबर 1 केरल में, नंबर 2 उड़ीसा के अंदर, नंबर 3 पश्चिम बंगाल में है। इनका उपयोग ज़्यादातर मछली पालन में, चावल, नारियल आदि की सिंचाई के लिए किया जाता है। इसलिए केरल के अंदर और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंदर चावल और नारियल अत्यधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है
जल संरक्षण एवं प्रबंध। जल संरक्षण, संरक्षण का अर्थ है जल का रख रखाव। अर्थ जल का बचाव एवं इस पर नीतियां या कानून करना या बनाना। जल प्रबंध का अर्थ होता है जल का बचाव करने के लिए इन पर नीति और कानूनों का निर्माण करना। नंबर 1, जल प्रदूषण से बचाव। जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? नंबर 1, प्राकृतिक जल में अवांछित बाह्य पदार्थों के मिलने से उसकी गुणवत्ता में आई कमी को जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। तो इनको रोकना चाहिए। जैसे लोग जल में अपशिष्ट पदार्थों को डाल देते हैं, उनको रोकना चाहिए। नंबर 2, वर्षा जल संग्रहण, मतलब वर्षा के जल को इकट्ठा करना चाहिए। वर्षा के जल को रोककर इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसको बड़े बड़े टैंकों में, तालाबों में आदि में इसको इकट्ठा किया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं, कृषि इत्यादि के लिए किया जाता है। जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नंबर 3 आता है जल संभर। भौम जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक किया गया प्रबंध जल संभर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि जल संभर किसे कहते हैं? भौम जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक किया गया प्रबंध ही जल संभर प्रबंध कहलाता है। नंबर 4 आता है जल पुनः चक्रण, मतलब वेस्ट जल को या खराब जल को दोबारा से प्रयोग योग्य बनाना जल पुनः चक्रण के नाम से जाना जाता है। अर्थ दोबारा उपयोग करना या उपयोग योग्य बनाना जल का। इसकी परिभाषा है काम में लिए जल को वापस उपयोगी बनाना और उसका उपयोग कृषि आदि के लिए करना जल पुनः चक्रण के नाम से जाना जाता है या जल पुनः चक्रण कहलाता है। अगला आता है नंबर 5 वैधानिक व्यवस्थाएं। जल को सुरक्षित रखने के लिए जल अधिनियम 1974 तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को बनाए गए कानून है, लेकिन ये दोनों कानून प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए। प्रभावशाली सिद्ध क्यों नहीं हुए? क्योंकि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग थे जो उनको नदियों झीलों के किनारे स्थापित कर दिए गए। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंदर जल अधिनियम को कब बनाया गया? 1974 को। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1986 को। उसके बाद इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कुंड या टांका। कुंड या टांका किसे कहते हैं? राजस्थान में वर्षा के जल संग्रहण, मतलब राजस्थान में वर्षा के जल संग्रहण को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए ढांचे कुंड या टांके कहलाते हैं। और वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए जो ढांचे या कुंड बनाए जाते हैं उनको कुंड या टांका के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु है अनियमितीकरण संसाधन। ऐसे संसाधन या वह समस्त संसाधन जिनका उपयोग लेने पर दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। वह संसाधन जिनको उपयोग में लेने पर दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता, जैसे तेल, गैस आदि। गैस को एक बार काम में लेने के बाद अपन उसको दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते और ना ही उनको प्रयोग में लाने के लिए बनाया जा सकता है। अगला आता है चक्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। चक्रीय संसाधन जिनको उपयोग करने के बाद दोबारा से उनको प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, जल। अब लोहा है, इसको भी दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। सोने को भी दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। जल को भी दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। जल पुनर्चक्रण के जो आपने पहले पढ़ा है। अगला पॉइंट आता है एपीसी। एपीसी का पूरा नाम एपीसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये है एपीसी का पूरा नाम। तो ये था